नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मंच पे जिसका नाम है पीपीपी यानी पीपल्स पॉलिटिकल पॉडकास्ट, जहां आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो एक युवा को राजनीति में जाने से पहले मन में उठते रहते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट बहुत ही यंग लीडर और बहुत ही एडमायर पॉलिटिशियन, मध्य प्रदेश की आगर विधानसभा के विधायक श्री विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने राजनीति ही क्यों चुनी? सबसे पहले तो नीरज जी, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके यूट्यूब चैनल डांगीनॉमिक्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से आप लोग लगातार सच को सामने ला रहे हैं, नए नए जो युवा नेतृत्व है, नया जो लीडरशिप निकल कर आ रही है, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश को और देश को आगे लेकर जाना है। इस बेड़ा को जो आपने उठाया है, मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ और पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझसे सवाल पूछा है कि अ, मैं राजनीति में क्यों आया। हुँ, तो स्वाभाविक बात है, मन में जनसेवा का जज्बा था। अ, एक इच्छा थी, छोटे से ही, जब मैं छोटा था तब से ही, कि बड़े होकर मुझे जनता की सेवा करनी है, लोगों के बीच जाना है, लोगों के दुख को जानना है, उनकी समस्याओं को, उनके दुख को, कष्ट को, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर काम करना है। तो ये भाव मन में था। मूलतः अगर बात की जाए तो जनसेवा का भाव था, समाज सेवा का भाव था, और इसी भाव के चलते 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 मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। जब छात्र था, छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा। कांग्रेस से इसलिए जुड़ा क्योंकि विचारधारा अच्छी लगी। मुझे महसूस हुआ कि यही सही विचारधारा है जिसके माध्यम से सही जनसेवा की जा सकती है, जिसमें ना कोई बंटवारा है, ना कोई द्वेषता है, ना कोई हीन भावना है। तो मुझे लगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी से जुड़कर काम करना चाहिए। छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी को मुझे लगा होगा कि शायद उन्हें महसूस हुआ होगा या लगा होगा कि हमें इस युवा को आगे बढ़ाना है। पार्टी ने लगातार अवसर दिए और जनता के आशीर्वाद से आज विधायक बनने का अवसर मिला। मैं आगर की जनता के चरणों में नमन करता हूँ, मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है। तो ये मेरी कहानी है। ठीक है। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है भैया, हम देखते हैं राजनीति में एक नई पौध आ रही है, नई जनरेशन है, नए यंगस्टर्स आ रहे हैं। तो वो ये सोच के आ रहे हैं कि यार मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, कुछ बहुत अच्छा कर लूँगा, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। या मान के चलें तो वो करियर को सोच के आ रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स में करियर बनाऊँगा। क्या पॉलिटिक्स एज़ अ करियर सही है? देखिए, बिल्कुल। अगर हम पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन बोलें या पॉलिटिक्स को हम करियर बोलें, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कहीं कोई प्रोफेशन का मतलब यही नहीं है कि आप कोई व्यवसाय करें या आप कोई नौकरी करें। प्रोफेशन को हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं, जन सेवा के नज़रिए से। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने का ही हो सकता है किसी का प्रोफेशन निस्वार्थ जन सेवा करने का हो। और अगर बात रही कैरियर की, तो निश्चित तौर पर अगर हम राजनीति को एक प्रोफेशन माने, तो मेरे नज़रिए में सबसे टफेस्ट प्रोफेशन अगर कोई है तो वो राजनीति है। और बात रही कैरियर की, तो स्वाभाविक तौर पर एक व्यक्ति कोई जनपद का चुनाव लड़ता है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, या छात्र राजनीति से शुरुआत करता है, पार्षद बनता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आज तो बोलते हैं कि चाय वाला देश में प्रधानमंत्री बन गया है। हुँ। तो निश्चित तौर पर ये प्रोफेशन है। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो वो भी किसी न किसी रास्ते से होकर निकला। और अगर उस रास्ते से निकला और अगर वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि राजनीति को प्रोफेशन किया जा सकता है, लेकिन ये निस्वार्थ प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं या जिसमें हम अपनी एसेट्स बना रहे हैं, हम जागीरी बढ़ा रहे हैं। ये प्रोफेशन निस्वार्थ प्रोफेशन है, मूलतः जन सेवा पर आधारित प्रोफेशन है। एक नेता होने में और एक जनप्रतिनिधि होने में बहुत अंतर होता है।
तो कैसा रहा आपसे नेता का जनप्रतिनिधि बनने तक का सफ़र? नेता और जनप्रतिनिधि में अंतर ये है कि नेता जनता की आवाज़ के लिए, जनता के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहता है। और जनप्रतिनिधि बनने के बाद उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसे जनता को उसका अधिकार दिलवाना है, न्याय दिलवाना है। अगर कहीं पक्षपात हो रहा है तो उस पक्षपात से बचना है। तो नेता और जनप्रतिनिधि में अंतर यही है, नेता जब आप हो तब आपको जनता के लिए करना है। लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको जनता की समस्याओं का निराकरण करना है। तो जनप्रति बनने के बाद जो मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ज़िम्मेदारी थी और है, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ना, जनता की आवाज़ को मज़बूत करना, सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट करवाना, न्याय दिलवाना, इन सभी बातों के लिए जनता के सुख-दुःख में खड़े रहना, इन सभी बातों के लिए मैं मानता हूँ कि मैं अपना बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि मेरे क्षेत्र की जनता भी शायद मुझसे इस बात को लेकर संतुष्ट होगी कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो मेरी ज़िम्मेदारी है और जो काम होना चाहिए, शायद मैं उसे शत प्रतिशत पूरा कर रहा हूँ। भैया जब हम देखते हैं कि पार्टी में या शीर्ष नेतृत्व में ये बात तो होती है कि युवा नेतृत्व को आगे लेके जाए। लेकिन अगर हम पास्ट के उदाहरण देखें, बिना किसी पार्टी को देखे हुए कि जो राजस्थान में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ जो उम्र-दराज़ लोग थे, वो उन पे हावी हो गए जो यंगस्टर थे। तो ऐसे दौर में युवा पे एक ना एक तरह गलत मैसेज ही जाता है कि जब इतने बड़े कद के आदमी की नहीं सुनी जा रही है, तो मेरी तो क्या ही सुनी जाएगी। तो कहीं न कहीं उनका मोटिवेशन डाउन ही होता है। तो ऐसे टाइम में आपने अपनी जगह बनाई और बाकी जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे जगह बनाएँ और आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े एज़ अ यंग लीडर? देखिए, राजनीति में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप में धैर्य नहीं है तो शायद आप एक सफल लीडर नहीं बन सकते। 5 साल में 1 बार चुनाव होता है, चाहे हम विधानसभा की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें। एक व्यक्ति के जीवन में उसे 10-12 बार अधिकतम चुनाव लड़ने का अवसर मिल पाता है। 10-12 बार सरकार बनने बिगड़ने का अवसर मिल पाता है। धैर्य होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि राजनीति में आप जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, जो कि उच्चतम स्थान है, वो उच्चतम स्थान तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगता है। कुछ उदाहरण प्रदेश में, देश में ऐसे भी हैं जिन्हें जल्दी अवसर मिला, जो मुख्यमंत्री बन गए या जो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अधिकतर उदाहरण आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक सीनियरिटी लेवल पार करने के बाद वो उच्चतम स्थान पर बैठ पाए, काबिज़ हो पाए। तो धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। सबको अवसर मिलता है। जो भी हमारी पार्टी की भी अगर मैं बात करूँ तो जो भी नेतृत्व है, जो भी यूथ लीडर हैं, आज अगर वो यूथ लीडर बने हैं, आज अगर उनका प्रदेश में नाम है, देश में नाम है, उनके ज़िले में नाम है, तो आज अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ तक पहुँचाने में भी पार्टी का ही योगदान है। और अगर पार्टी ने उनके अंदर योग्यता देखी है और यहाँ तक पहुँचाया है, तो निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो पार्टी उसके आगे भी पहुँचाएगी। शीर्ष नेतृत्व पर, पार्टी पर भरोसा होना अत्यंत ज़रूरी है। और बात रही अवसर की, तो वो समय के साथ-साथ सबको मिलता है, लेकिन धैर्य होना, पेशेंस होना अत्यंत आवश्यक राजनीति में है, ऐसा मेरा मानना है। जो युवा हैं, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ नया-नया सोच सकते हैं। ऐसे जब वो पॉलिटिक्स में एंटर होने की सोचते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि यार क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए? और अगर है तो क्यों? देखिए, राजनीति करना, मैं मानता हूँ, राजनीति करने की सोच सिर्फ तभी होना चाहिए जब आपके अंदर जनसेवा की भावना है। और अगर जनसेवा की भावना है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी जॉइन की जाए। बिना किसी पार्टी के भी जनसेवा की जा सकती है, लेकिन उसकी सीमा है। या फिर आप में इतनी क्षमता हो, इतनी योग्यता हो कि आप खुद अपनी पार्टी बना लें, आप प्रदेश स्तर पर अपनी पार्टी को काबिज़ कर दें, आप राष्ट्र स्तर पर अपनी पार्टी को काबिज़ कर दें।
क्योंकि सबसे बड़ी जनसेवा तभी संभव हो पाती है जब आप पॉलिसी मेकिंग में आपकी भागीदारी हो। और पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी तभी हो पाती है जब आपकी पार्टी व्यापक स्तर पर फैल चुकी हो, आपकी पार्टी के सम्मानजनक संख्या में विधायक हों, आपकी पार्टी के सम्मानजनक संख्या में सांसद हों, तो ही आप पॉलिसी मेकिंग में आपकी भागीदारी हो सकती है। जो कि मैं मानता हूँ कि उम, एक अकेला व्यक्ति पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी होने की उसकी संभावना काफ़ी कम रहती है। जो नेशनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ का ऑलरेडी अपना एक ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क है, ऑलरेडी उनके पार्टी के लीडर्स हैं। तो नेशनल पार्टी के माध्यम से आप जब जन सेवा का रास्ता चुनते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग की जिस सीढ़ी पर जाकर आपको बैठना है, वो सीढ़ी आपके लिए और नज़दीक हो जाती है कि आप जल्दी वहाँ पर पहुँच पाते हैं, आप जल्दी उस पर चर्चा कर पाते हैं। अ, अगर हम बात करें एक निर्दलीय विधायक की, एक निर्दलीय विधायक जनता की आवाज़ उठाता है, जनता के हक के लिए लड़ता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें किसी रीजनल पार्टी की या नेशनल पार्टी की, उदाहरण के तौर पर किसी पार्टी के 100 विधायक हैं और अगर आप इस पार्टी के सदस्य हैं, तो जिस आवाज़ को आप उठा रहे हैं निर्दलीय होते हुए, उसी आवाज़ को अगर आप पार्टी के साथ उठाएँगे, तो जिस आवाज़ को आप अकेले उठा रहे हैं, शायद उस आवाज़ को 100 विधायक मिलकर उठाने लग जाएँ। अगर ऐसे काम किया जाता है, तो आपकी आवाज़ भी 100 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। जनता को भी उनकी आवाज़ उठाने के लिए 100 लोग और ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि पार्टी में होना ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप खुद इतने क्षमतावान हों कि आप अपनी पार्टी बना लें और पार्टी को इस मुकाम तक ले जाएँ। सर, जब 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, तो उस दौरान जो चुनाव हुए, जो पहले आम इलेक्शन हुए, तो वहाँ ना कोई विचारधारा थी, ना कोई कॉन्सेप्ट था। सब था एक जनसेवा के मन में सबका भाव था, चाहे वो कांग्रेस हो, वाम दल हो। लेकिन जब टाइम धीरे-धीरे बढ़ा और हम आज के दौर में देखते हैं, विचारधारा से पार्टी जन्मी और अब विचारधारा ही बन चुकी है जो है कि तुम वामपंथी हो, तुम दक्षिणपंथी हो। तो मेरे जैसा यंग पॉलिटिकल एनालिसिस्ट जब ये देखता है कि यार ये गलत हो रहा है कि किसी वाम वाम को सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसकी सोच वामपंथी है, या दक्षिणपंथी को सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया जा रहा है क्योंकि वो धर्म पर ज़्यादा बोलता है बजाय आज़ादी और हकों के। तो किसी एक विचारधारा से बंध जाना कहाँ तक सही है, जबकि मुल्क चलाने के लिए दोनों ज़रूरी होती हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस देश की कोई विचारधारा नहीं थी। इस देश की विचारधारा शुरू से रही है, और वो विचारधारा रही है कि सबको समान अधिकार दिया जाए, सबको न्याय दिया जाए, सबको एक जैसी दृष्टि से देखा जाए, कहीं ऊंच-नीच की कोई भावना ना हो, एक साथ सबको अवसर दिए जाएँ, समान अवसर दिए जाएँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई-भाई की विचारधारा शुरू से इस देश में रही। अ, अगर हम बात करें अपने बचपने की, तो बचपने में हम सब ने पढ़ा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई। हमने कविताएँ पढ़ी, हमने निबंध लिखे, हमने कई सारी किताबों में पढ़ा। लेकिन धीरे-धीरे इस विचारधारा को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ हद तक जिन लोगों की ये भावना है, उन लोगों को कुछ हद तक इसमें सफलता भी हासिल हो रही है। लेकिन भारत की जो मूल विचारधारा है, वो मूल विचारधारा यही विचारधारा है, जो कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। हालाँकि अब उस विचारधारा को खंडित करने का प्रयास कई सारे दल कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे देश की जनता जागरूक है, हमारे देश की जनता स्वाभिमानी है, और हमारे देश की जनता सही और गलत के बीच में फ़र्क जानती है। तो भले देर सवेर सही, लेकिन जो सच है वो सामने आएगा, जो सही है वो सबको मालूम पड़ेगा, और हमारा देश आपसी भाईचारे के साथ प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मनोकामना है। जी। आजकल देश में एक बहुत शब्द चलन में है जो है नेपोटिज़्म, अगर हिंदी में कहें तो वंशवाद। ये हर सेक्टर में कहीं न कहीं को देखने को मिल जाता है, खेल हो, सिनेमा हो, पॉलिटिक्स हो। तो
वंशवाद से जीत आपने कैसे हासिल करी? क्योंकि आप जिस विधानसभा से आते हैं, 2018 में आपने वहाँ से लड़े, केवल 5,000 मतों से आप विधानसभा जीतने को रह गए, और जब 2022 में फिर से 2020 में सॉरी, जब फिर से लड़े, तो आपने अच्छे खासे बहुमत से वो जीती। तो क्या आप मानते हैं कहीं न कहीं वंशवाद सामने आई थी ये चीज़? देखिए, वंशवाद हर जगह है, हर प्रोफ़ेशन में है और बहुत ही आम बात है, देखने को मिलता है। लेकिन मैं वंशवाद के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं अ, योग्यताहीन के खिलाफ़ हूँ। मेरा मानना है कि भले कोई व्यक्ति किसी नेता का सुपुत्र हो सकता है, भले कोई किसी क्रिकेटर का सुपुत्र हो सकता है, कोई किसी हीरो हीरोइन का सुपुत्र हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उस प्रोफ़ेशन में काम करने का अधिकार नहीं है, उसे अधिकार है। किंतु योग्यता होनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात का दूसरा पहलू ये भी है, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो भले देर-सवेर ही सही, लेकिन आपको कहीं न कहीं सच का सामना करना पड़ता है। कोई टीवी एक्टर हो, हीरो हो, उनके सुपुत्र हों, वो भले उनके पिताजी के नाम की वजह से, फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके संबंधों की वजह से, उन्हें भले कुछ 2-4 अच्छी मूवी ज़रूर मिल सकती हैं। लेकिन अगर वो एक अच्छे एक्टर नहीं हैं या उनकी एक्टिंग में कहीं कमी है या उनकी प्रतिभा में कहीं कमी है, तो भले 4 मूवी बाद ही सही, लेकिन 5वीं मूवी में कहीं न कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इस बात का सामना करना पड़ेगा कि मेरे अंदर योग्यता की कमी है। तो ये चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो या कोई अन्य प्रोफ़ेशन हो, हर जगह मैं मानता हूँ कि अ, जो सच है वो कभी न कभी सामने आता है। ठीक है। एक थोड़ा-सा पर्सनल सवाल है कि अगर विपिन जी विधायक नहीं होते या राजनीति में ही ना होते, तो वो क्या होते? देखिए, मैंने उम, नौकरी भी करी। मैंने अ, जब मैं छोटा था, तब मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने का भी प्रयास किया। अच्छा। जब मैं छोटा था तब डीजे बनने का भी एक भाव मेरे मन में था। तो ऐसे तमाम भाव और तमाम इच्छाएँ बचपन में थी। मतलब बचपन वाला बचपन गुज़रा है। लेकिन जहाँ भी होता मुझे इस बात का विश्वास है, कोई भी काम हो, काम इच्छा शक्ति से होता है, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो अ, या क्रिकेट इंडस्ट्री हो या फ़िल्म इंडस्ट्री हो या राजनीति हो। इच्छा शक्ति होना अति महत्वपूर्ण है। तो मैं मानता हूँ कि मैं अगर राजनीति नहीं कर रहा होता, किसी और प्रोफ़ेशन में भी होता लेकिन इच्छा शक्ति होने की वजह से कुछ व्यापक ज़रूर कर रहा होता और जो भी कर रहा होता, उसमें जन सेवा की भावना ज़रूर से होती। इस बात का मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है। एक और, जब आप विधायक बने, आप पहली बार विधानसभा गए, तो कौन-सी फीलिंग सबसे आपको पहले आई थी कि यार हाँ, इसलिए तो मुझे विधायक बनना था? कोई ऐसा काम हो जो आपने पहली बार किया हो, जिस काम से आपको करने की खुशी मिली हो कि शायद यही वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे विधायक बनना था? हमारा जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कृषि आधारित क्षेत्र है। किसान पूर्ण रूप से वहाँ पर खेती पर निर्भर हैं। ऐसी कई सारी समस्याएँ दैनिक जीवन में आती है, जिन्हें मैं जिन समस्याओं को ख़त्म कर कर, निपटा कर अपने आप में बहुत प्रसन्नित होता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है। इस काम से इस गाँव के लोगों को लाभ मिलेगा, इस काम से मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं क्योंकि शिक्षा की कमी है, रोज़गार की कमी है, आर्थिक व्यवस्थाओं से जूझ रहा है हमारा क्षेत्र। छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं जिनको लेकर अ, मन में ये भाव आता है कि लोग परेशान हैं। और अगर सबसे ज़्यादा मुझे अगर प्रसन्नता मिली कि या मुझे संतुष्टि मिली जो काम करने को लेकर अगर मैं सोचूं तो जब कोरोना काल चल रहा था तब मैं हमारे आगरा ज़िले का जो ज़िला अस्पताल था रोज़
जिला अस्पताल में जाता था, रोज़ कोविड वार्ड में अंदर जाता था, कोविड के मरीजों से मिलता था, उनके लिए पानी की, उनके लिए जो भी उन्हें आवश्यकता हो, जूस की या उन्हें छाछ की या फ्रूट्स की, जो भी आवश्यकता लगे वो आवश्यकता करता था। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन की जो फैक्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ पे दर-दर ठोकरें खाई, फैक्ट्रीज़ पर गया, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए चर्चा करी। दवाइयों की कमी थी, दवाइयों के लिए जगह-जगह गया, उसके लिए चर्चा करी। तो कोरोना काल के दरमियान मैं मानता हूँ कि एक बड़ा बुरा मंज़र भी देखा, कई सारे लोगों को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ भी देखा, लेकिन कई सारे लोगों को बचाने में सफलता भी हासिल हुई, जिससे मुझे बहुत संतुष्टि है और बहुत एक अच्छी फीलिंग मन में रहती है कि जिस समय पर शायद कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, उस समय पर मैंने जो अच्छे से अच्छा कर सकता था, वो मैंने करने का प्रयास किया। एक फिर से आपकी चॉइस जानना चाहेंगे कि विपक्ष के नेताओं में किसी को आप मानते हैं, एडमायर करते हैं कि यार ये कभी गलत नहीं बोलता, इनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, हमारे तो 2 नेता हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, और इन दोनों की ही बात को मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ और सुनता हूँ, और डांगीनॉमिक्स के माध्यम से सबको ये बोलना भी चाहता हूँ कि हमारे दोनों नेता अगर किसी भी बात पर बोलें तो उसे सुनना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, और ये दोनों नेता ना कभी झूठ बोलते हैं, ना कभी गलत बोलते हैं, और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए जो अच्छा हो, वो बात बोलते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जब हमने देखते हैं, जब हम बिपिन वानखेड़े जी के बारे में सर्च करते हैं, तो उनकी बायोग्राफी में एक चीज़ बड़ी आती है, कहते हैं एफआईआर बढ़ी हुई है उन पे, पूरे राज्य में अनेकों प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो क्या एक जनप्रतिनिधि को ही शोभा देता इतने सारे प्रकरण दर्ज करवाना? देखिए, प्रकरण दर्ज है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि प्रकरण किस बात के लिए दर्ज है और किन धाराओं में प्रकरण दर्ज है। मेरे ऊपर शायद अभी 17-18 प्रकरण दर्ज होंगे, और उन सभी प्रकरणों की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 17-18 में से अगर कोई 1-2 प्रकरण, 3-4 कुछ प्रकरण अगर हम छोड़ दें, तो सभी प्रकरण सिर्फ शासकीय कार्य में बाधा डालने के प्रकरण हैं। अबे, बार बार शासकीय कार्य में बाधा क्यों डालनी पड़ती है? बार बार शासकीय कार्य में बाधा डालने का ही प्रकरण क्यों दर्ज हो रहा है? तो इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। जब भी जनता के साथ अन्याय होगा, जनता के खिलाफ कोई काम किया जाएगा जिसमें जनता सहमत नहीं होगी, तो विपिन वानखेड़े उनकी लड़ाई लड़ता आया है, लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। ये सरकार को तय करना है, प्रशासन को तय करना है, सिस्टम को तय करना है कि उन्हें विपिन के ऊपर कितनी और प्रकरण दर्ज करने हैं। चाहे जितने प्रकरण दर्ज करना चाहे, मैं प्रकरण दर्ज करवाने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ प्रकरण दर्ज करवाने के लिए ही क्यों, मैं तो पिछले कई सालों से लगातार लठ भी खाता आया हूँ, कई मर्तबा जेल भी गया हूँ। तो मुझे ना पुलिस के लठ से डर लगता है, ना मुझे जेल जाने से डर लगता है, और ना मुझे प्रकरण से डर लगता है। मेरा बहुत स्पष्ट सोच है कि मुझे जनता के अधिकार की, उनके हक की, न्याय की लड़ाई लड़नी है। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी सीमा पर जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक ये आप मध्य प्रदेश के सबसे युवा विधायक बने हैं। पार्टी ने भी आप पे 2 बार भरोसा जताया और जनता ने तो जताया ही है। तो एक क्वालिटी जो आप कह सकते हैं कि यार शायद जनता ने या पार्टी ने मुझ में ये देखा इसलिए मुझ पे इतना भरोसा जता रही है, और जो आप यंगस्टर से भी कहना चाहेंगे कि वो ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ भागते रहेंगे, लक्ष्य की तरफ दौड़ते रहेंगे, और आप अगर पूर्ण रूप से समर्पण के साथ अगर पार्टी का काम कर रहे हैं, तो ऊपर की लीडरशिप बैठकर देखती है कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति पार्टी के प्रति समर्पित है, किसके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, या किस व्यक्ति को क्या स्थान दिया जाना चाहिए। तो जब मैं अपनी इच्छा शक्ति के साथ, समर्पण के साथ, जन सेवा की भावना लिए भाग रहा था, तब पार्टी भी ऊपर से बैठकर देख रही थी कि शायद
ये लड़का योग्य है या इस लड़के को अवसर दिया जाना चाहिए। इसीलिए मुझे एनएसवाई का जिला अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। मुझे 2 मर्तबा एनएसवाई का प्रदेश अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। मुझे पार्टी ने 2 मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़ाया। आज 33 साल की उम्र में मैं विधायक बना। मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का विधायक हूँ। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने मुझे देखा, पार्टी ने मेरी लीडरशिप को ढूँढा, मुझे लीडरशिप करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी का, सीनियर लीडरशिप का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये स्थान दिया। जब मैं बात करता हूँ राजनीति पे तो एक चीज़ बड़ी निकल के आती है पैसा। वो पैसा दोनों चीज़ में माहिर करता है कि तुमको राजनीति में जाना है तब भी पैसा चाहिए और जब तुम राजनीति में पहुँच जाते हो तब तुम पे आता है। तो जब नया जो भी लड़का है या लड़की है जो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, तो क्या उनके पास पैसा होना ज़रूरी है? क्या दिखावा ज़रूरी है बजाय असलियत के? देखिए, बिना पैसे की भी राजनीति हो सकती है। राजनीति के लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो जो है वो इच्छा शक्ति है। आपके अंदर इच्छा शक्ति है जनसेवा करने की, तो जनसेवा करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। जनसेवा इच्छा शक्ति से आपके अंदर जो समर्पण है उसके माध्यम से भी की जा सकती है। लेकिन जो पैसे को लेकर आपने सवाल किया है, इसके लिए मैं मानता हूँ कि हाँ, दिन पे दिन पैसे का दुरुपयोग राजनीति में बढ़ता जा रहा है। और विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ तो मैं स्पष्ट तौर पर आरोप इसमें लगाना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि लगातार पैसे का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है, लगातार किस प्रकार से नेताओं की या किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की खरीद फरोख्त की जाए, किस प्रकार से जनता को भ्रमित किया जाए, जनता को लालच दिया जाए, ये राजनीति दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बढ़ाई जा रही है। लगातार कई सारे चुनाव में आप देखते होंगे, कई सारे चुनाव में फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, कहीं पायल बट रही है, ये फ़ोटो आता है, वीडियो आता है, कहीं पर पैसे से भरी गाड़ी भागते हुए दिखती है, कहीं पर विधायकों को खरीद लिया जाता है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ये संकेत स्पष्ट बताते हैं कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के दम पर, कहीं न कहीं पैसे के दम पर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। तो इसलिए पैसे का रोल राजनीति में बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बीते दिनों या कहें तो बीते सालों में हमने मध्य प्रदेश में बहुत कुछ घटित हुए देखा। ऐसा ऐसा घटित हुआ जो शायद अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ घटेगा। कहें तो जो विधायक हैं, एक पार्टी से बड़ी संख्या में विधायक दूसरी पार्टी में गए या कहें तो दल-बदल जो राजनीति चल रही है, वो कहीं न कहीं जनता का लोकतंत्र पर से विश्वास उठा ही देती है कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से तो उसको विधायक बनाया जो मैं जिसको मैं चाहता हूँ और वो जाके दूसरी पार्टी में चला गया। तो ये सबसे बड़ी बात तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी बात, जनता का विश्वास उठता है कि यार मेरा ही नेता भरोसेमंद नहीं है। तो और तीसरा सवाल जो मैं इस पे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास भी तो मौका था, आप क्यों नहीं गए? देखिए, मैं तो ना गया, ना कभी जाऊँगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट है, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूँ। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं और मरते दम तक मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ काम करते रहूँगा। चाहे कांग्रेस पार्टी का समय बहुत अच्छा रहे या बहुत बुरा रहे, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, मेरी विचारधारा। और जो लोग गए वही मैं बात करूँगा, पैसे के दम पर, धन-बल के बल पर, शासन प्रशासन के दम पर। उसमें से कुछ लोग चुनाव जीत कर आ गए, लेकिन साथ में ये भी देखा जाए कि उसमें से कई सारे लोग चुनाव हार भी गए। जो लोग जीत गए हैं, वो भले एक बार जीत गए हैं, धन-बल के दम पर जीत गए हैं, शासन प्रशासन के दम पर जीत गए हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जो इन्होंने अन्याय जनता के साथ किया है, जो जनता को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उसका जवाब जनता देगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है और ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप बहुत यंग एज में विधायक बने हैं, पॉलिटिक्स में एंटर हुए हैं, तो कई लोगों के आप आइडल हैं, कई लोग आपको फॉलो करते हैं।
तो जो पॉलिटिक्स में एंटर होने वाली जो नई जनरेशन है, तो उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? कोई ऐसी 5 चीज़ें बताएँ कि वो ये तो बिल्कुल भी ना करें आगे बढ़ने के लिए? जो नहीं करना है हाँ, उसमें सबसे पहला अ, अपनी विचारधारा से कभी भी भटके नहीं। राजनीति में आप हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हर प्रकार के लोग अपनी अपनी बात बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विचारधारा से भटके नहीं। दूसरी बात, जन सेवा की भावना से कभी नहीं भटके। तीसरी बात, कभी अ, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दें, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें। चौथी बात, हमेशा सही और गलत के बीच में एक अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे, तो भले कुछ समय के लिए क्षणिक आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूँ कि अगर आप सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे तो हमेशा उसका लाभ मिलेगा। और पांचवी बात, जिस प्रकार से आज के, अगर बोला जाए तो राजनीति के कलयुग में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, तो ना डरें, ना दबें और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी निराश नहीं हो, क्योंकि राजनीति में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। चाहे आप व्यापार करें या चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बहुत पिछड़ गया, या मेरा ये व्यापार था, मुझे नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगा। तो व्यापार में शायद ऐसे एक बार दो बार अवसर आते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसे अवसर लगातार आते रहते हैं। तो कभी भी निराश ना हो, 100% इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, जन सेवा की भावना के साथ लगे रहें। जनता सब देखती है, पार्टी सब देखती है, और भगवान न्याय करता है। जब हम दूर से खड़े होकर राजनीति को एनालाइज़ करते हैं या जब उसके वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो एक चीज़ देखने को आती है राजनीति में चाटुकारिता बड़ी होती है, चापलूसी बड़ी होती है। तो क्या बड़े नेताओं की नज़र में आने के लिए ये सब करना ज़रूरी होता है? देखिए, ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन राजनीति बैलेंसिंग का काम है। हुँ। राजनीति में जितना ज़रूरी है कि आप ज़मीन पर मजबूत हों, उतना ही ज़रूरी है कि आप दिल्ली में भी मजबूत हों। ये एक हाँ, इस पे मैं टोकना ये चाहूँगा भैया इस पे कि हर पार्टी दिल्ली से तो नहीं चलती है। जो पार्टी दिल्ली से नहीं चलती वो अपने प्रदेश की राजधानी से चलती है। हुँ। जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो दिल्ली से चलती हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपने प्रदेश की राजधानी से चलती हैं। तो राजनीति बैलेंसिंग का काम है। अगर आप ज़मीन पर कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन आपके शीर्ष नेतृत्व के सामने भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने काम का प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, तो ये बटरिंग नहीं है, ये पॉलिशिंग नहीं है, ये अ, जो वास्तविकता है या आपका जो प्रेजेंटेशन है, उसे आपको शीर्ष नेतृत्व के सामने रखना पड़ेगा, और रखना चाहिए भी, और ये अच्छा भी है। इसे हम सिर्फ बटरिंग के नज़रिए से ना देखें, क्योंकि अ, जो आप कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व के पास होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बटरिंग के माध्यम से भी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन वो राजनीति मैं मानता हूँ कि लंबी नहीं चल पाती है। लंबी राजनीति करने के लिए आपको जनता के दिल में बने रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपनी लीडरशिप के दिल में भी बने रहना ज़रूरी है और सही भी है। आपने जो बोला कि दिखाया जाना चाहिए, तो एक बात पे बोला जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद दिखेंगे। तो उसको बोल-बोल के ढोल पीट के बजाने की ज़रूरत क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूँ? देखिए, बोल बोलकर ढोल पीटने वाली बात नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद है। तो नरेंद्र मोदी जी को तो नहीं मालूम है ना कि इंदौर में जो पार्षद है वो क्या कर रहा है, या उसने कितना अच्छा काम किया है। तो अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो पार्षद बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो,
अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर इसकी रिपोर्ट वो अपनी सीनियर लीडरशिप को बताता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। इससे जब वो जाकर बताएँगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, तभी पार्टी भी उनकी बेहतर तरीके से उपयोगिता समझ पाएगी कि इन्हें हमें क्या स्थान देना चाहिए या किस स्थान पर ये अच्छा काम कर सकते हैं। यंगस्टर जो राजनीति में आ रहे हैं या आने की चाह रख रहे हैं, उनको आप सटीक, सिंपल कैसे गाइड करेंगे? डांगीनॉमिक्स के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ। राजनीति एक जनसेवा का माध्यम है। कई सारे लोग शौक में राजनीति करते हैं, लेकिन शौक के लिए नहीं, राजनीति जनता की सेवा के लिए करें। जनता के हम कैसे काम आ सकते हैं, जनता के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कैसे कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा कैसे दिला सकते हैं। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसे कोई नहीं देख पा रहा है, उसे हम कैसे देख सकते हैं और कैसे उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर आ सकते हैं। मेरी नज़रिए में राजनीति है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ आपको जनसेवा करने की आवश्यकता है। अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर पूरे समर्पण के साथ अगर राजनीति कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप अपने प्रदेश को, अपने देश को सेवा दे रहे हैं और इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली काम शायद और कोई नहीं हो सकता। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारी पीपल्स पॉलिटिकल पॉडकास्ट का पहला एपिसोड, जिसमें हमारे सवालों के जवाब और हमारे डाउट्स को क्लियर किया आगरा से विधायक श्री विपिन वानखेड़े जी ने। मैं विपिन वानखेड़े जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नई पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो आ रही है, वो इस इंटरव्यू को देख के कहीं ना कहीं सही मार्ग पर प्रदर्शित ज़रूर होगी। एक बार फिर से वानखेड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर।